हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज इस लेक्चर में हम लोग बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि अच्छे वेटेज रखते हैं एग्ज़ाम में उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो जो चैप्टर हम लोग आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि फ्लावरिंग प्लांट क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है उसमें सबसे जो हाईएस्ट प्लांट है उनको क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही मोस्ट डेवलप्ड प्लांट है। ठीक है, इन्हीं एंजियोस्पर्मिक प्लांट को ही क्या कहा जाता है, फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। मोस्टली जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उन्हें ही फ्लावरिंग प्लांट कहा जाता है। हम अपने आसपास जो मैक्सिमम प्लांट देखते हैं वो सभी क्या है, एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। ठीक है, तो सिंपल सा है, एंजियोस्पर्म को ही क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। अब मॉर्फोलॉजी क्या है, तो मॉर्फोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म को, बाहरी रूपरेखा को, साइज, उसके आकार, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इन सभी की स्टडी को क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब प्लांट मॉर्फोलॉजी में हम लोग प्लांट के स्ट्रक्चर को देखेंगे कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो कैसा दिखाई देता है, उसका एक्सटर्नल फॉर्म कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसके अंदर किस टाइप के रूट्स मिलते हैं। ठीक है, उसके कौन कौन से पार्ट्स हैं प्लांट के, जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, तो उसके जो भी पार्ट्स हैं प्लांट के उन सभी की स्टडी अगर कर रहे हैं तो यही क्या हो जाएगा, मॉर्फोलॉजी हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी का डेफिनेशन आप सभी को क्लियर है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। इन्हीं सभी की स्टडी को ही क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अब कुछ सिंपल सी इंफॉर्मेशन जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, देखिए सबसे स्मॉलेस्ट अगर एंजियोस्पर्म पूछा जाए तो वो होता है वोल्फिया। जो वोल्फिया है वो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। अगर आपसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म के बारे में पूछा जाए तो टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म होता है यूकेलिप्टस, जो कि 100 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई का होता है यूकेलिप्टस का प्लांट। ठीक है, अगर आपसे लार्जेस्ट साइज एंजियोस्पर्मिक प्लांट पूछा जाए, ऐसा कौन सा एंजियोस्पर्मिक प्लांट है जो कि लार्जेस्ट साइज का होता है, तो वो है फाइकस बेंगलेंसिस। फाइकस बेंगलेंसिस किसका साइंटिफिक नाम है, बनियान ट्री, बरगद के पेड़ का ही साइंटिफिक नाम है फाइकस बेंगलेंसिस। तो ये क्या है, लार्जेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वोल्फिया। टॉलेस्ट पूछा जाए, लंबाई के बेसिस पे पूछा जाए तो टॉलेस्ट कौन है, यूकेलिप्टस। अब ऐसे अब तो हमें पता है कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट क्या है, जो फ्लावरिंग प्लांट है उन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहा जाता है। हमने ये देख लिया कि कौन से एंजियोस्पर्मिक प्लांट स्मॉल साइज के हैं, कौन टॉलेस्ट है, कौन लार्जेस्ट है। अब देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो देखिए ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं उनको उनकी लाइफ स्पान के बेसिस पे, लाइफ स्पान क्या होता है कि कोई भी जीव अपने जन्म से लेके मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड स्पेंड करता है वही क्या है, उसका लाइफ स्पैन है। लाइफ स्पैन क्या है,
किसी भी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के उसके डेथ तक का जो टाइम होता है, टाइम पीरियड होता है, उसे ही क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो ये जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, ये जो फ्लावरिंग प्लांट है, उनको उनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे, उनके जीवन काल के बेसिस पे उनको हम लोग 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। कितने टाइप में? 3 टाइप में, ठीक है। तो पहला होगा एनुअल्स प्लांट। एनुअल्स प्लांट क्या होते हैं? ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ साइकिल सिंगल सीजन में कंप्लीट हो। सिंगल सीजन का मतलब क्या समझते हैं? जैसे कि 6 महीने, 6 मंथ। सिंगल सीजन का मतलब 6 मंथ, एक सीजन मतलब 6 मंथ। तो ऐसे प्लांट जिनकी लाइफ सिंगल सीजन में, एक सीजन में कंप्लीट हो जाए, उन्हें कहा जाता है एनुअल प्लांट्स। मतलब जिनकी लाइफ साइकिल 6 मंथ की हो। जैसे कि हमें पता है राइस, राइस सभी जानते हैं, राइस का प्लांट 6 महीने तक में तैयार हो जाता है, लगाते हैं, तो फिर उसके बाद फ्लावरिंग होता है, फिर धान हो जाता है, उसमें राइस आ जाता है, और 6 मंथ में उसकी लाइफ साइकिल पूरी तरह से क्या हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से मेज, मेज भी क्या है, सीजनल प्लांट है, एनुअल प्लांट है, उसकी भी लाइफ साइकिल एक सीजन में कंप्लीट हो जाती है। गेहूं, वीट, चना, ग्राम, है ना। तो वीट, मेज, राइस, ग्राम, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? एनुअल प्लांट के एग्जाम्पल हैं। उसके बाद दूसरा है बाइनियल्स प्लांट, बाइनियल्स एंजियोस्पर्मिक प्लांट। अब एनुअल्स का मतलब सिंगल सीजन में कंप्लीट हो रहा है, बाइनियल्स का मतलब हो जाएगा जिनकी लाइफ साइकिल 2 सीजन में कंप्लीट हो। अब 2 सीजन का मतलब 12 मंथ, है ना, 12 महीने, मतलब कि 1 ईयर। 2 सीजन में कंप्लीट होगा मतलब 12 मंथ, और 12 मंथ का मतलब हो जाएगा 1 ईयर। तो जिनकी लाइफ साइकिल लगभग 1 साल की होगी, जिनकी लाइफ साइकिल 1 साल की होगी, 1 साल में कंप्लीट होगा जिनका लाइफ साइकिल, ऐसे प्लांट को हम लोग कहते हैं बाइनियल्स प्लांट। जैसे कि कैरेट, सुगर बीट, रेडिश, टर्निप, टर्निप मतलब हल्दी, कैबेज, ये सब क्या होते हैं, ये 1 ईयर तक रहते हैं। 1 ईयर तक में इनकी लाइफ साइकिल क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो ऐसे प्लांट को कहा जाता है बाइनियल प्लांट्स। तो देखिए अब एक और इम्पोर्टेंट बात, ये जो एनुअल्स और बाइनियल्स प्लांट हैं, इनकी एक खास प्रॉपर्टी ये है कि ये मोनोकार्पिक होते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब, मोनो का मतलब वंस, और कार्प का मतलब होता है फ्रूट। इसमें मोनो का मतलब क्या हो जाएगा, वंस, और कार्प का मतलब फ्रूट, मतलब जो जिंदगी में केवल एक बार फ्रूट बनाएंगे, ठीक है। और इनमें फ्लावर भी एक बार ही बनेगा। जैसे एनुअल प्लांट और बाइनियल प्लांट, एनुअल प्लांट की लाइफ साइकिल है 6 मंथ की, बाइनियल प्लांट की लाइफ साइकिल है 12 मंथ की। तो ये जितने टाइम तक भी जिंदा रहेंगे, उतने पूरे जीवन काल में ये क्या करेंगे, एक बार ही फ्रूट बनाएंगे और एक बार ही ये फ्लावरिंग करेंगे, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है कि एनुअल और बाइनियल प्लांट जो होते हैं वो मोनोकार्पिक होते हैं, और इनमें फ्लावर भी एक बार ही आता है, फ्लावर एक बार आएगा और उसके बाद इनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि एक बार फ्रूट बना लिया, एक बार फ्लावर बना लिया, तो फिर दूसरे बार भी फ्लावर बनाएंगे, फ्रूट्स बनाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक बार फ्लावर बनाएंगे और एक बार ही फ्रूट बनाएंगे, उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है। अब जो थर्ड टाइप का एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो है पेरिनियल प्लांट्स। अभी 2 टाइप्स मैंने बता दिया, एनुअल, बाइनियल, और ये है तीसरा टाइप पेरिनियल। ये सारे टाइप्स किसकी बेसिस पे है, जीवन काल की बेसिस पे है, लाइफ स्पान की बेसिस पे है। तो पेरिनियल प्लांट्स किस टाइप के प्लांट्स हैं? तो देखिए पेरिनियल प्लांट्स उनको कहते हैं जिनकी लाइफ स्पान क्या होती है, कई सालों तक होती है, जिनका जीवन काल कई सालों का होता है। अभी हम लोग एनुअल पढ़े, एनुअल की लाइफ साइकिल जो थी वो 6 मंथ की थी, एक सीजन तक ही वो रहते हैं। उसके बाद बाइनियल पढ़े, बाइनियल की लाइफ साइकिल कितने टाइम की होती है, 2 सीजन की होती है, 1 साल की होती है, या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा होता है।
लेकिन ये जो पेरिनियल प्लांट्स हैं, पेरिनियल एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैं, ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं। सो लाइव्स फॉर मैनी ईयर, ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद प्लांट्स डू नॉट डाई आफ्टर सीजनल प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो पेरिनियल प्लांट्स है, ये सीजन आने पे, इनका निश्चित सीजन आता है, उस टाइम पे ये फ्लावर बनाते हैं, लेकिन फ्लावर बनाने के बाद ये मरते नहीं हैं। अभी जब मैंने बताया था एनुअल प्लांट्स, तो एनुअल प्लांट्स क्या थे, वो मोनोकार्पिक थे, वो एक बार ही फ्लावर बनाते थे, एक बार ही फ्रूट्स बनाते थे। फ्लावर बनाया, फिर फ्रूट्स बना, फिर उनकी क्या हो जाती थी, डेथ हो जाती थी। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स में ऐसा नहीं है, ये अपने सीजन आने पे, जो इनका फेवरेबल सीजन होता है, उस फेवरेबल सीजन में ये फ्लावर बनाते हैं, लेकिन फ्लावर बनाने के बाद इनकी डेथ नहीं होती है। तीसरी प्रॉपर्टी इनकी क्या है कि ये जो पेरिनियल प्लांट है, ये मोनोकार्पिक भी हो सकते हैं और ये पॉलीकार्पिक भी हो सकते हैं। मोनोकार्पिक का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया, मोनोकार्पिक का मतलब जो एक बार फ्रूट का प्रोडक्शन करे, पूरे जीवन काल में जो केवल एक बार फ्रूट बनाए, उसको कहेंगे मोनोकार्पिक प्लांट। और जो अपने जीवन काल में कई बार फ्रूट बनाए, सीजन सीजन पे फेवरेबल कंडीशन पे फ्रूट बनाता रहे, उसको कहेंगे पॉलीकार्पिक। तो ये जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं, ये दोनों तरह के होते हैं। कुछ पेरिनियल प्लांट ऐसे हैं जो कि पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्रूट बनाएंगे, सिर्फ एक बार फ्लावर बनाएंगे, और मैक्सिमम जो पेरिनियल प्लांट्स हैं वो ऐसे हैं जो अपने फेवरेबल सीजन में फ्रूट बनाते रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल में अगर देखें मोनोकार्पिक पेरिनियल प्लांट का, तो इसमें पहला एग्जाम्पल आता है बैम्बू। बैम्बू, बैम्बू मतलब बांस। ये जो बैम्बू का प्लांट होता है, ये अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फ्लावर बनाएगा, केवल एक बार ही फ्रूट बनाएगा। अब वो कब बनाता है देखना पड़ेगा। ऐसे तो मैंने तो देखा नहीं आज तक बैम्बू के फ्लावर, तो ऐसे ही होता है। बैम्बू का जीवन काल काफी दिनों का होता है, 100 साल से भी अधिक जिंदा रहता है, 50 से 100 साल। लेकिन ये अपने जीवन काल में सिर्फ एक बार फ्लावर बनाएगा और एक बार ही फ्रूट बनाएगा। इसी तरह से ये जो अगेव सेंचुरी प्लांट है, ये भी अपनी लाइफ में एक बार ही फ्रूट और फ्लावर बनाता है, जबकि इनकी लाइफ साइकिल क्या है, काफी सालों की है, ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं। अभी मैंने बताया ना, बैम्बू जो है 50 से 100 साल तक जिंदा रहता है, 150 साल तक जिंदा रहता है। लेकिन फ्लावर और फ्रूट्स कब बनाता है, केवल एक बार बनाता है अपने जीवन काल में। ठीक है, ये तो कुछ प्लांट हो गए जो कि काफी सालों तक जिंदा रहते हैं, लेकिन फ्रूट्स बनाते हैं एक बार, फ्लावर बनाते हैं एक बार, इसलिए इनको कहे मोनोकार्पिक। दूसरे टाइप के ऐसे होते हैं जो कि पॉलीकार्पिक होते हैं, मतलब अपने फेवरेबल सीजन पे ये फ्रूट बनाते रहेंगे। जैसे मैंगो, मैंगो का सीजन आता है तो मैंगो क्या करता है, फ्रूट बनाता है मैंगो का प्लांट। इसी तरह से फाइकस, बरगद का प्लांट भी अपने सीजन पे फ्रूट्स बनाता है। अब ऐसा नहीं है कि एक साल बनाया तो अगले साल नहीं बनाएगा, हर साल जब इसका सीजन आएगा तो मैंगो के फ्रूट बनेंगे, बरगद के फ्रूट्स बनेंगे। अपने अपने सीजन पे ये क्या करते हैं, फ्रूट बनाते रहते हैं और काफी सालों तक जिंदा भी रहते हैं। तो ये पॉलीकार्पिक है और कैसे हैं, पेरेनियल प्लांट हैं। ठीक है, तो आई होप पेरेनियल, एनुअल, बाइनियल प्लांट आप लोगों को समझ आ गए होंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखना है कि पेरेनियल प्लांट्स लीव्स फॉर मैनी ईयर, काफी सालों तक जिंदा रहते हैं। फ्लावर बनाने के बाद इनकी डेथ नहीं होती है। इनमें से कई प्लांट ऐसे हैं जो कि मोनोकार्पिक हैं, जो अपनी जिंदगी में केवल एक बार फ्रूट फ्लावर बनाएंगे, उनका नाम याद रखना है। एनसीईआरटी में भी ये दिया गया है, बैम्बू। अगेव सेंचुरी प्लांट का तो एग्जाम्पल नहीं दिया गया, बट बैम्बू का दिया गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा अगेव सेंचुरी का भी याद रख सकते हैं। उसके बाद ज्यादातर जो पेरेनियल प्लांट, अब आगे प्लांट्स के बारे में थोड़ी और जानकारी। देखिए, ये एक प्लांट का डायग्राम है, ये यहाँ से ये ग्राउंड लेवल को दिखाया गया है। ये क्या है, ये ग्राउंड है,
या आप कह लीजिए सॉइल का लेयर है, ठीक है, ग्राउंड या सॉइल, ठीक है, मिट्टी है। देखिए एक प्लांट जो होता है, एक प्लांट जो होता है उसमें ग्राउंड के नीचे प्लांट का जो भाग आता है वो क्या होता है, सॉइल के नीचे प्लांट का कौन सा पार्ट रहता है, रूट रहता है, ठीक है। तो सॉइल से नीचे, मिट्टी से नीचे प्लांट का कौन सा भाग आता है, रूट आता है। तो ग्राउंड के नीचे या सॉइल के नीचे प्लांट का जो भाग आता है उसे रूट कहते हैं। और प्लांट के पास जितनी भी रूट मिलती हैं उन सभी रूट को एक साथ क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट सिस्टम कहते हैं। अब सॉइल के ऊपर प्लांट का जो भाग हमें दिखाई देता है, ये तो दिखाई देता नहीं है, ये अंडरग्राउंड रहता है। रूट क्या रहता है, अंडरग्राउंड रहता है। और सॉइल के ऊपर प्लांट का जो भाग हमें दिखाई देता है उसमें जो जो चीजें हैं उन सभी को एक साथ क्या क्या, देखिए तो मैं क्या बता रही थी कि प्लांट्स का जो भाग सॉइल के ऊपर मिलता है, प्लांट का जो भाग सॉइल के ऊपर दिखाई देता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, शूट सिस्टम कहेंगे। अब शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो प्लांट के ऊपरी भाग में हमें क्या क्या देखने को मिलता है, फ्लावर दिखाई देता है, फ्रूट्स दिखाई देते हैं, लीफ दिखाई देता है, प्लांट का तना मतलब स्टेम दिखाई देता है, साथ ही लीफ के बीच में जहाँ से लीफ निकलती हैं उस जगह पे ग्रीन कलर की छोटी छोटी कलिका दिखाई देती है, बड दिखाई देते हैं, वो भी दिखाई देते हैं, छोटी छोटी कलिका दिखाई देती है जिसको क्या कहते हैं, बड कहते हैं, जो आगे चल के फ्लावर भी बना सकती है, बड आगे चल के फ्लावर बना सकती है, लीफ बना सकती है, ब्रांच बना सकती है। इसका ये फ्यूचर है, आगे चल करके ये बड चाहे तो लीफ, फ्लावर, ब्रांच बना सकती है। इसके अलावा हमें क्या दिखाई देता है कि जहाँ से प्लांट का जो स्टेम है उसमें जहाँ से ब्रांच निकलता है, जहाँ से शाखाएं निकलती हैं, जहाँ से लीफ निकलता है, वहाँ पे एक पॉइंट होता है जिसको कहते हैं नोड। जिस पॉइंट से लीफ या ब्रांच निकलते हैं उस पॉइंट को ही क्या कहा जाता है, नोड कहा जाता है। और दो नोड, प्लांट में दो नोड के बीच के जगह को, दो नोड के बीच के जगह को, दो नोड के बीच के स्पेस को ही क्या कहा जाता है, इंटरनोड कहा जाता है। तो ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाएंगी, शूट सिस्टम बनाएंगी। ये सारी चीजें मिलकर के क्या बनाएंगी, शूट सिस्टम बनाएंगी। सिंपल सा बात है, एक प्लांट में दो तरह के सिस्टम होंगे। सॉइल के नीचे क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं। तो जो रूट हैं जो सॉइल के अंदर मिल रहे हैं, अंडरग्राउंड जो रूट मिल रहे हैं वो सारे रूट मिलके क्या बनाएंगे, रूट सिस्टम बनाएंगे। और सॉइल के ऊपर प्लांट का जो भाग हमें दिखाई देता है, जो भाग भी होता है प्लांट के ऊपर, उसमें जो जो चीजें हैं वो सभी मिल करके क्या बनाएंगी, शूट सिस्टम बनाएंगी। तो अब आप आज से बता पाओगे कि शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, रूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आएंगी, ठीक है। अब आगे सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या है, प्लांट मॉर्फोलॉजी का मतलब ये है कि प्लांट की बाहरी चीजें जो हमें दिखाई देती हैं उनके बारे में ही स्टडी करना है कि स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, लीफ की साइज कैसी है, लीफ का कलर कैसा है, स्टेम की साइज कैसी है, कौन कौन से प्लांट में किस किस तरह के रूट मिलते हैं, किस किस तरह की स्टेम होती है, किस तरह के वो फ्रूट बनाते हैं, पूरे मॉर्फोलॉजी में यही पढ़ना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग रूट के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे, रूट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रूट के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले एक छोटी सी बेसिक जानकारी मैं देती हूँ। देखिए कोई भी सीड होता है, कोई भी बीज है, अब बीज से ही तो प्लांट बनेगा ना। तो कोई भी सीड है तो जब उसको हम लोग सॉइल में डालते हैं ना तो किस तरह से जर्मिनेट होकर के रूट और शूट बनाता है ये देख लेते हैं। ये एक सीड है और इस सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। हर सीड के अंदर होता है एम्ब्रियो और उस एम्ब्रियो के पास दो चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं, दो चीजें होती हैं। पहली चीज तो उसके पास होता है
प्लिम्यूल, क्या होता है? प्लिम्यूल। और दूसरी चीज उसके पास होता है रेडिकल। दो चीजें होती हैं, एक तो उसके पास प्लिम्यूल होता है और एक होता है रेडिकल। जब सीड को हम लोग सॉइल में डालते हैं और पानी डालते हैं उसके ऊपर, तो क्या होता है, जब सीड जर्मिनेट होता है तो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है और एम्ब्रियो के पास जो रेडिकल होता है, वो रेडिकल वाला पोर्शन क्या करता है, डायरेक्ट इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, बड़ा हो जाता है और इस सीड से फिर बाहर निकल जाता है और डायरेक्ट इलोंगेट करके वो सॉइल के अंदर चला जाता है। जैसे यहाँ पे समझाती हूँ, ये सीड है, सीड का ये क्या हो गया, एम्ब्रियो हो गया और एम्ब्रियो के पास क्या है, रेडिकल है, ये रेडिकल है उसका, क्या है, रेडिकल। तो जब हम लोग इस सीड को सॉइल में डालेंगे, सॉइल में डालने के बाद इसमें क्या करेंगे, पानी डालेंगे, सॉइल में डाला, सॉइल में डालने के बाद इसमें पानी डाल रहे हैं, वाटर डाल रहे हैं, तो ये क्या होगा, इसका जर्मिनेशन होगा, सीड क्या होगा, अंकुरित होगा, इसका जर्मिनेशन होगा। तो जब जर्मिनेशन होगा तो इसका ये जो रेडिकल वाला भाग है ये क्या करेगा, डायरेक्ट इलोंगेट हो जाता है, इस तरह से वो क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है, लंबा हो जाता है और सॉइल के अंदर चला जाता है, मिट्टी के अंदर चला जाता है, ठीक है, इलोंगेट होकर के कहाँ चला जाता है, सॉइल के अंदर चला जाता है और यही क्या बनाता है, रूट बनाता है, क्योंकि ये सॉइल के अंदर गया है इस वजह से ये क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। तो ये क्या बना दिया, रूट बना दिया। तो वही चीज एनसीईआरटी में लिखा है कि जो रेडिकल होता है सीड का वो डायरेक्ट इलोंगेशन करता है, लंबा हो जाता है और क्या बना देता है, रूट का फॉर्मेशन करता है, फॉर्मेशन ऑफ रूट करता है। अब दूसरी बात, इसी सीड के पास एक चीज और होता है, क्या होता है, प्लिम्यूल होता है, क्या होता है, प्लिम्यूल होता है। अब ये तो कहाँ चला गया, सॉइल के अंदर चला गया, रूट बना दिया। दूसरा डायग्राम यहाँ पे बनाती हूँ, ये सीड है, सीड का ये क्या है, एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो के पास रेडिकल जो था वो रेडिकल ने तो क्या बना लिया, रूट बना लिया, सॉइल के अंदर चला गया, क्या बना लिया, रूट बना लिया। ये उस टाइम ये घटना घटती है जब सीड क्या होता है, जर्मिनेट करता है, उसका जर्मिनेशन होता है, जब सीड क्या होता है, अंकुरित होता है, उस टाइम पे ये घटना घटती है, ठीक है। तो ये तो रूट तो बन गया। अब इसी एम्ब्रियो के पास एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं प्लिम्यूल, क्या कहते हैं, प्लिम्यूल। ये प्लिम्यूल भी क्या करता है, आगे इलोंगेट होगा और ये इधर ऊपर की तरफ आ जाता है और ऊपर की तरफ आकर के ये स्टेम बनाता है, क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। तो ये किधर गया, ये जो प्लिम्यूल है ये ऊपर जाके क्या बनाया, शूट बनाया, शूट सिस्टम को बनाया। अभी मैंने बताया ना शूट सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, तो शूट सिस्टम को किसने बनाया, प्लिम्यूल ने बनाया। उसका जो प्लिम्यूल वाला भाग था वो ऊपर की तरफ इलोंगेट हुआ और इलोंगेट होके क्या किया, ये सॉइल से ऊपर वाला भाग, प्लांट का सॉइल से ऊपर वाला, मिट्टी से ऊपर वाला जो भाग होता है उसको बनाया। तो वही चीज है कि प्लिम्यूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा और जो रेडिकल है वो क्या बनाएगा, रूट बनाएगा। आर फॉर रेडिकल, आर फॉर रूट। रेडिकल क्या बनाएगा, रूट बनाएगा, प्लिम्यूल क्या बनाएगा, शूट बनाएगा, ठीक है। और ये दोनों किसके पास होते हैं, एम्ब्रियो के पास होते हैं, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है उसके पास। तो ये बन गया हम लोग का शूट। शूट कहाँ है, सॉइल से ऊपर है, मिट्टी से ऊपर है, ग्राउंड से ऊपर है और सॉइल से नीचे क्या है, रूट है। तो इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर बनते हैं और इस तरह से पूरे प्लांट का निर्माण होता है, फॉर्मेशन होता है। अब हम लोग डिटेल में रूट के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए रूट सिस्टम में यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि रूट किस तरह के होते हैं। अभी ही मैंने बताया कि रेडिकल जो होता है वो डायरेक्ट इलोंगेट होकर के क्या बनाता है, रूट बनाता है। लेकिन रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट सबसे पहले बनता है, जब रेडिकल इलोंगेट होता है, जब सीड अंकुरित होता है तो उस टाइम पे रेडिकल से जो रूट डायरेक्ट बनता है उस रूट को कहते हैं प्राइमरी रूट। क्या कहते हैं,
प्राइमरी रूट, जो रूट डायरेक्ट रेडिकल के इलोंगेशन से बनता है, रेडिकल से जो रूट डायरेक्ट बनेगा उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट। फिर इसी यही जो रूट है, ये प्राइमरी रूट जो है, ये सॉइल के अंदर जाने के बाद, सॉइल के अंदर जाने के बाद ये क्या करता है, ब्रांचेस बना लेता है, अपनी शाखाएं बना लेता है। तो सबसे पहले जो शाखा बनाएगा उसको क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट से सबसे पहले जो शाखा बनेगा, जैसे यहाँ पे ये जो ब्रांच बनी है, ये किससे बनी है, डायरेक्ट प्राइमरी रूट से बनी हुई ब्रांच है, तो इस ब्रांच को कहेंगे सेकेंडरी रूट। जो प्राइमरी रूट से जो ब्रांच निकलेगी सबसे पहले उसको कहेंगे सेकेंडरी रूट। फिर सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच निकलेगी उसको क्या कहेंगे, टर्शियरी रूट। और इस तरह से इन सभी ब्रांचेस को मेन रूट के साथ एक साथ मिला करके क्या कह देंगे, रूट सिस्टम कह देंगे। यहाँ पे सारी रूट्स को एक साथ क्या कह दिए, रूट सिस्टम कह दिए। तो ध्यान रखना है, रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, रेडिकल से जो रूट डायरेक्टली बनेगी, सबसे पहले बनेगी, उसको कहेंगे प्राइमरी रूट, जो रेडिकल के इलोंगेशन से बनेगी। फिर प्राइमरी रूट ही क्या करेगा, शाखाएं बनाएगा। तो जो शाखा सबसे पहले प्राइमरी रूट से निकलेगी उसको कहेंगे सेकेंडरी रूट। ये क्या है, सेकेंडरी रूट है। ये वाली भी क्या है, सेकेंडरी रूट है, क्योंकि ये डायरेक्ट प्राइमरी रूट से निकल रही है। ये वाली तो क्या है, प्राइमरी है, और ये भी क्या है, सेकेंडरी रूट है। फिर सेकेंडरी रूट से, अब ये वाली तो सेकेंडरी रूट हो गई, ये वाली क्या हो गई, सेकेंडरी रूट हो गई। तो सेकेंडरी रूट से फिर जो रूट, जो शाखा निकलेगी उसको क्या कहेंगे, टर्सरी रूट कहेंगे। तो इस तरह से रूट जो है, जो मेन रूट है, वो क्या करता है, बहुत सारे ब्रांचेस बनाते रहता है, और उनकी इस ब्रांचेस को क्या कहते हैं, लेटरल ब्रांचेस कहते हैं। ये उसकी क्या है, लेटरल रूट है, साइड वाली रूट है, इनको क्या कहेंगे, लेटरल रूट्स। और इस तरह से इन सभी रूट्स को एक साथ क्या कहेंगे, रूट सिस्टम। तो जो प्राइमरी रूट है, ये वाला, ये क्या है, प्राइमरी रूट है, जो मेन वाला रूट है, जो कि रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से बना है, ये वाला रूट जो कि क्या है, प्राइमरी रूट है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है, इसकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है, वो देख लेते हैं, ठीक है। प्राइमरी रूट की, ये क्या है, प्राइमरी रूट है। तो इस प्राइमरी रूट की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है। देखिए, ये जो प्राइमरी रूट है वो पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक होती है। पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक क्यों बोले, इसका मतलब मैं समझाती हूँ। एनसीईआरटी में दिया गया लाइन है, इसलिए मैं बता रही हूँ। देखिए, ग्रेविटी किधर लगती है, गुरुत्वाकर्षण का बल किधर लगता है, ग्रेविटी किधर लगती है, नीचे की तरफ लगती है। और ये रूट, ये जो प्राइमरी रूट है वो किधर जा रही है, नीचे की तरफ ही जा रही है। इसका मतलब ये क्या हो गई, पॉजिटिवली जियोट्रॉफिक हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी प्राइमरी रूट के बारे में, प्राइमरी रूट की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं हम लोग। दूसरी प्रॉपर्टी प्राइमरी रूट का कि ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती है। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट, सनलाइट। यहाँ पे सनलाइट से मतलब है। सन किधर होता है, सन तो ऊपर होता है ना, मिट्टी के नीचे थोड़ी होता है सन, सन ऊपर होता है। और सन की लाइट भी ऊपर से ही आएंगी, सन की लाइट इस तरह से आ रही है। लाइट को ही क्या कहते हैं, फोटो, फोटो यूज करते हैं, वर्ड यूज, ठीक है, लाइट के लिए। तो लाइट ऊपर से आ रही है, मतलब फोटोन किधर से आ रहे हैं, ऊपर से आ रहे हैं। लेकिन ये रूट किधर जा रही है, उसके विपरीत दिशा में जा रही है। लाइट ऊपर से आ रहे हैं और ये रूट लाइट की तरफ जा रही है क्या, नहीं जा रही है, लाइट की उल्टे दिशा में जा रही है, लाइट की तरफ नहीं जा रही है। तो इस वजह से इनको बोलते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। अगर ये लाइट के डायरेक्शन में बढ़ती, लाइट की तरफ जाती, तो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होती, लेकिन ये लाइट की तरफ नहीं जा रही है, लाइट से दूसरे डायरेक्शन में जा रही है, सॉइल में नीचे की तरफ जा रही है, इसलिए इनको कहते हैं नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो जो प्राइमरी रूट है उनकी दो प्रॉपर्टी मैंने बता दिया। पहला तो ये कि ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, मतलब अर्थ में नीचे की तरफ जाती हैं जिधर ग्रेविटी लगता है। दूसरा मैंने ये बताया कि ये नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक होती हैं, मतलब सूर्य से जो लाइट आ रही है उनकी तरफ नहीं जा रही, उनकी विपरीत दिशा में जा रही है। उसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ये पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। हाइड्रो
का मतलब क्या है? वाटर, पानी। हमें पता है कि पानी कहाँ होता है? सॉइल में होता है। पानी कहाँ होता है? सॉइल में होता है। वाटर सॉइल में होता है, सॉइल के पास है वाटर, और ये रूट किधर जा रही है? सॉइल की तरफ ही जा रही है, नीचे गहराई की तरफ ही जा रही है। वाटर सॉइल में, मिट्टी के नीचे गहराई में ही तो होता है। और ये जो प्राइमरी रूट है वो किधर जा रहा है? नीचे जा रहा है, वाटर की तरफ ही जा रहा है। इसलिए इनको बोल देते हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। तो प्राइमरी रूट के बारे में एनसीईआरटी में लाइन दिया है कि प्राइमरी रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होती हैं, नेगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं और पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होती हैं। ये 3 प्रॉपर्टी वहां पे दिया है, ठीक है। और सबको मैंने अच्छे से समझा दिया। उसके बाद ये जो प्राइमरी रूट है इनके पास कुछ लेटरल रूट भी होते हैं। लेटरल रूट में क्या क्या आ जाएंगी? इनसे जो ब्रांचेस निकलेंगी वही लेटरल रूट है। जैसे सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट, ये सब क्या है? प्राइमरी रूट के लेटरल रूट हैं, प्राइमरी रूट से ही निकल रही है। तो प्राइमरी रूट्स के पास क्या होते हैं? लेटरल रूट्स होते हैं, जैसे कि सेकेंडरी, टर्सरी रूट, ये सब इसके क्या है? लेटरल ब्रांचेस हैं, लेटरल रूट्स हैं। आई होप आपको प्राइमरी रूट्स अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब आगे मैं 2 इम्पॉर्टेंट चीजें समझा रही हूँ। देखिए, अभी तो ये मैंने समझा दिया कि किस तरह से रेडिकल डायरेक्ट इलोंगेट करके क्या बनाता है? प्राइमरी रूट बनाता है। रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से जो रूट बनता है उसको कहते हैं प्राइमरी रूट। और प्राइमरी रूट से फिर जो ब्रांचेस बनते हैं, सबसे पहले जो ब्रांच बनेगा उसको कहेंगे सेकेंडरी रूट, फिर सेकेंडरी रूट से जो ब्रांच बनेगा उसको कहेंगे टर्सरी रूट, है ना, उसको कहेंगे टर्सरी रूट। तो प्राइमरी रूट और उनकी ब्रांचेस, जैसे कि सेकेंडरी, टर्सरी रूट, इन सभी को एक साथ मिला करके क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और टैप रूट सिस्टम मतलब इस टाइप के रूट सिस्टम की अगर बात करें तो ये जो जो मस्टर्ड प्लांट है उसमें इस तरह का रूट सिस्टम देखने को मिलता है। इस तरह का जो टैप रूट सिस्टम है वो कहाँ देखने को मिलता है? मस्टर्ड प्लांट में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो भी डाइकोटिलिडनस प्लांट हैं, ऐसे प्लांट जो कि डाइकोटिलिडनस हैं, उन सभी डाइकोटिलिडनस प्लांट में, डाइकोट प्लांट में आपको टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा। और टैप रूट सिस्टम किसको कहते हैं? प्राइमरी रूट और उसकी ब्रांचेस को एक साथ क्या कहते हैं? टैप रूट सिस्टम कहते हैं। और टैप रूट सिस्टम हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? तो एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, मस्टर्ड और डाइकोटिलिडनस प्लांट, जो भी डाइकोट प्लांट है उन सभी में इसी तरह के रूट सिस्टम देखने को मिलते हैं, इसी टाइप का रूट मिलता है। अब दूसरा मैंने यहाँ पे बना रखा है, देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है? रेडिकल से तो सबसे पहले जो रूट बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी रूट ही कहते हैं। वो चाहे कोई भी तरह का प्लांट हो, सभी में रेडिकल से जो रूट बनेगा उसको प्राइमरी रूट ही कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें प्राइमरी रूट तो बनता है, जब सीड अंकुरित होता है, जब नया पौधा बनता है तो उस टाइम पे सबसे शुरू में प्राइमरी रूट बनता है, क्योंकि रेडिकल है तो रूट बनाएगा ही बनाएगा। तो प्राइमरी रूट तो बनता है, लेकिन ये जो प्राइमरी रूट बनता है ना, ये कुछ टाइम के बाद क्या हो जाता है? मर जाता है। क्या होता है? मर जाता है। ये जो प्राइमरी रूट यहाँ पे बनता है वो होता है शॉर्ट लिव्ड, कुछ ही दिनों के लिए जिंदा रहता है, उसके बाद क्या हो जाता है? मर जाता है, शॉर्ट लिव्ड होता है। तो क्या होता है कि जब ये नष्ट होता है, जब ये मरता है, तो इसकी जगह पे स्टेम के जस्ट नीचे से, अब ऊपर में प्रीम्यूल क्या बना दिया? स्टेम बना दिया, ये स्टेम दिख रहा है। तो होता क्या है कि जब ये प्राइमरी रूट डाई कर जाता है तो स्टेम के बेस से, ये स्टेम का क्या है? बेस है। सॉइल की जो लेयर है वहीं पे तो स्टेम का बेस है ना, उसके नीचे तो स्टेम में क्या प्लांट का क्या है? रूट है उसके नीचे। तो ये स्टेम का क्या है? बेस। तो स्टेम के बेस से, स्टेम के आधार से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकल जाती हैं,
प्राइमरी रूट के मरने के बाद, और उन्हीं रूट को कहा जाता है फाइब्रस रूट। जैसे कि टमाटर के पौधे में ऐसा देखते हैं हम लोग, वहाँ पे जब टमाटर के पौधे को काटना तो उसमें बहुत सारे पतले पतले रूट्स दिखाई देते हैं और वो स्टेम के बेस से ही दिखाई देते हैं। तो होता क्या है, ऐसे प्लांट जिनमें जब रेडिकल से जो रूट निकलता है प्राइमरी रूट, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, तो उसके मरने के बाद वहाँ पे स्टेम की बेस से, स्टेम के आधार से बहुत सारी पतली पतली रूट्स निकलती हैं और उन रूट्स को कहा जाता है फाइब्रस रूट। और यहाँ पे पूछा जाता है कि फाइब्रस रूट कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो मैंने लिख भी दिया है, ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम। ये स्टेम के आधार से निकलती हैं, स्टेम के आधार से ये सारी रूट निकलती हैं। और इस तरह का जो रूट है वो कहाँ देखने को मिलता है, जितने भी मोनोकोटिलिडनस प्लांट हैं, एग्जाम्पल के लिए बीट, टोमेटो, उन सभी में इस तरह के रूट देखने को मिलते हैं। तो याद रखना, जो भी डाइकोट प्लांट हैं जैसे कि मस्टर्ड वगैरह, जो भी डाइकोट प्लांट हैं उनमें टैप रूट सिस्टम देखने को मिलता है, और जो मोनोकोटिलिडन प्लांट हैं जैसे कि बीट, टोमेटो, उन सभी में क्या देखने को मिलता है, फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है। अब आगे देखिए, एक और स्पेशल टाइप के रूट के बारे में बताती हूँ। अभी मैंने दो तरह के रूट बता दिए, एक टैप रूट सिस्टम बताया और एक फाइब्रस रूट बताया। टैप रूट किस में मिलता है, मोस्टली डाइकोट प्लांट में मिलता है, और किस में मिलता है, मैंने बताया था, एक मस्टर्ड का एग्जांपल बताया था। उसके बाद मैंने फाइब्रस रूट बताया था। फाइब्रस रूट जो होता है वो मोनोकोटिलिडनस प्लांट में मिलता है, जैसे कि वीट वगैरह में मिलता है। अब एक स्पेशल टाइप का रूट जिसको कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, ये कहाँ मिलता है। देखिए, एडवेंटिशियस रूट के बारे में पहले एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन। अभी तक हम लोग जितने भी रूट देख रहे थे उसमें से सबसे पहले क्या हो रहा था, सारे रूट रेडिकल से ही बन रहे थे। फाइब्रस रूट भी जो थे उनमें भी उन प्लांट्स में भी क्या हुआ था, सबसे पहले प्राइमरी रूट बना था, रेडिकल से सबसे पहले रूट बना था, लेकिन वो रूट क्या था, शॉर्ट लिव्ड था। कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, डिजेनरेट हो गया, मर गया। तब उसके बाद स्टेम की बेसिस से कुछ रूट निकले जिनको कहते हैं फाइब्रस रूट। लेकिन उन प्लांट में भी सबसे पहले प्राइमरी रूट तो बना था ना रेडिकल से, उसके बाद टैप रूट सिस्टम में तो होता ही होता है रेडिकल से बना हुआ रूट। लेकिन एडवेंटिशियस रूट ऐसे हैं जो कि रेडिकल से बिल्कुल नहीं बनते हैं, ये रेडिकल से बनने वाले रूट नहीं हैं। एडवेंटिशियस रूट उनको कहते हैं जो रेडिकल से नहीं बनते हैं बल्कि प्लांट के अदर पार्ट से बनते हैं, जैसे उसके स्टेम से निकल सकते हैं, उसकी लीव से निकल सकते हैं। तो ऐसे रूट जो कि उसकी ब्रांचेस से निकल सकते हैं, ऐसे रूट जो कि रेडिकल से नहीं बनते हैं बल्कि प्लांट के अदर पार्ट से बनते हैं, उनको कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। सो वही डेफिनेशन लिखा है, इन सम प्लांट, कुछ प्लांट में क्या होता है, जैसे एग्जांपल भी बताया है, ग्रास, जो ग्रासेस होती हैं उनमें मॉन्स्टेरा, इनमें क्या देखने को मिलता है, साथ ही बनियान ट्री, बरगद का पेड़, इनमें क्या देखने को मिलता है कि इनमें कुछ रूट ऐसे भी होते हैं जो कि प्लांट के अदर पार्ट से रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के अदर पार्ट से, दूसरे अदर पार्ट से अराइज होते हैं, और इन्हीं रूट्स को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। इन सम प्लांट लाइक ग्रास, monstera and banyan tree, root arises from other parts of plant other than रेडिकल को छोड़ करके प्लांट के दूसरे पार्ट से अराइज होते हैं, उन सभी को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर बरगद के पेड़ को देखें, बनियान ट्री को देखें, तो उसमें क्या होता है, उसकी ब्रांचेस से भी कुछ रूट्स लटकी रहती हैं। बरगद के पेड़ में क्या होता है, ये मान लो ये बरगद का पेड़ है, ठीक है, तो बरगद के पेड़ में क्या होता है, इधर उसकी ब्रांचेस से भी कुछ रूट्स ऐसे निकले रहती हैं, उनकी ब्रांचेस से कुछ ऐसे रूट बाहर निकले रहती है, लटकी रहती हैं, इन्हीं रूट्स को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। तो ऐसी
रूट्स जो कि प्लांट के अदर पार्ट से अराइज होती हैं, रेडिकल को छोड़ करके, उन रूट्स को कहा जाता है एडवेंटिशियस रूट। इसी तरह से अगर ग्रास को देखें तो ग्रास इस तरह से ट्रेवल करती हैं सॉइल पे, तो उनके स्टेम से बहुत सारे रूट्स इस तरह से निकलते हैं। तो वो रूट्स जो कि उनके स्टेम से निकलते हैं, वो सारे रूट्स क्या है, एडवेंटिशियस रूट हैं। इसमें बस इतना ध्यान रखना है कि एडवेंटिशियस रूट ऐसे रूट को कहते हैं जो कि प्लांट्स के अदर पार्ट से निकलते हैं, रेडिकल से नहीं बनते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि बनियान में मेन रूट नहीं होंगे, बरगद के पेड़ में मेन रूट भी होगा, लेकिन वो कहाँ होगा, सॉइल के अंदर होगा। लेकिन बनियान के पेड़ में, बरगद के पेड़ में अलग से भी रूट्स मिलते हैं जो कि उसकी ब्रांचेस से निकलती हैं, उसकी शाखाओं से निकलती हैं, जिनको बच्चे पकड़ के झूला झूलते हैं। इस तरह की रूट को क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। अब आगे हम लोग जो टॉपिक देखेंगे वो है फंक्शन ऑफ रूट। रूट के फंक्शंस क्या क्या हैं, रूट क्या क्या काम करती है, ये समझ लेते हैं। तो देखिए, रूट का सबसे मेन काम क्या है, तो रूट का मेन काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। ये सॉइल से वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करती है, ये इसका सबसे पहला काम है रूट्स का। इसके अलावा रूट्स और भी फंक्शन करती है, तो याद रखना रूट का मेन फंक्शन क्या है। रूट का मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करना सॉइल से, ये इसका मेन फंक्शन है। इसके अलावा रूट क्या करती है, प्रोवाइड ए प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। प्लांट के जो भी अदर पार्ट्स हैं, जैसे कि जो इसका स्टेम या इसका जो सूट सिस्टम है, उसमें क्या क्या आ जाते हैं, ब्रांचेस, लीफ, सारी चीजें आती है ना, फ्लावर, फ्रूट। जो इसका सूट सिस्टम है प्लांट का, उसको इनकरेज, सहारा देने का काम करती है कौन, रूट। क्योंकि रूट सॉइल के नीचे होती है, सॉइल को अच्छे से मजबूती से पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से इसका जो स्टेम पार्ट होता है, इसका जो सूट सिस्टम होता है, वो अच्छे से खड़ा रहता है, प्रॉपर सहारा देने का काम करती है ये प्लांट के अदर पार्ट्स को। ठीक है, तो ये क्या करती है, प्रॉपर एनकरेज प्रोवाइड करती है, ये दूसरा काम हो गया। इसके अलावा कुछ रूट ऐसे भी हैं जो कि फूड मटेरियल को रिजर्व, स्टोर करके रखते हैं, जैसे कि स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो क्या करता है, फूड रिजर्व करके रखता है, स्टोर करके रखता है। तो कुछ रूट क्या करते हैं, फूड को स्टोर करके रखते हैं, फूड मटेरियल स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये भी हो गए, रूट का ही फंक्शन है कि रूट फूड स्टोर करके रखता है। उसके अलावा रूट का एक और फंक्शन है कि रूट जो होता है वो कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पीजीआर, मतलब कि प्लांट हार्मोन्स का भी सिक्रीशन करता है। ये भी रूट का फंक्शन है कि रूट कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन करता है, प्लांट हार्मोन का सिक्रीशन करता है, पीजीआर का सिक्रीशन करता है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर भी कहते हैं उनको, तो उनका सिक्रीशन भी करता है कौन, रूट। तो ये चार मेन फंक्शन है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं रूट की। सबसे पहला फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, एंड उसके बाद ये अदर फंक्शन है प्रोवाइड, एनकरेज, फूड स्टोर करना और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर को बनाना। अभी हम लोग ऐसे बहुत सारे रूट पढ़ेंगे जो कि फूड मटेरियल को रिजर्व करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अभी उनको आगे हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे वो है रीजन ऑफ रूट। ठीक है, रीजन ऑफ रूट का मतलब है कि एक रूट के अंदर कौन कौन से एरिया मिलते हैं, एक रूट के अंदर कौन कौन से क्षेत्र मिलते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एक रूट के अंदर 3 रीजन मिलते हैं, एक रूट में
हमें 3 रीजन देखने को मिलते हैं, 3 ऐसे एरिया देखने को मिलते हैं जहाँ पे कि थोड़े थोड़े फंक्शन क्या है, अलग हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक रूट बना रखा है, ये एक रूट का डायग्राम है, ये एक क्या है, रूट का डायग्राम है, रूट का फिगर है, रूट का डायग्राम है। इस रूट में देखिए 3 एरिया देखने को मिलेंगे। रूट का सबसे नीचे की तरफ जो सॉइल में, जैसे रूट सॉइल की तरफ बढ़ता है, सॉइल की तरफ क्या करता है, ग्रोथ करता है, नीचे जाता है रूट, तो सबसे पहले जो रीजन देखने को मिलेगा रूट में नीचे की तरफ सॉइल के कांटेक्ट में, वो कौन सा होगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। उसके बाद रूट का थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन जो होता है उसको कहा जाता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और उसके बाद रूट में सबसे ऊपर की तरफ का जो रीजन होता है उसको कहा जाता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। रूट में जो रूट का जो पहला रीजन है जिसको हमने कहा रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वो उस रीजन से पहले रूट में एक टोपी लगी होती है, एक कैप लगा होता है जिसको कहा जाता है रूट कैप। क्या कहा जाता है, रूट कैप। तो रूट कैप कहाँ पे मिलता है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पास मिलता है, उसी से पहले होता है। तो रूट में सबसे पहले हम लोग को रूट कैप देखने को मिलेगा, सबसे पहले रूट कैप देखने को मिलेगा। रूट कैप के बाद कौन सा रीजन देखने को मिलेगा, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, उसके बाद रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके बाद कौन सा रीजन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन आएगा। लेकिन रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास भी एक अच्छी चीज होती है और उसको कहते हैं रूट हेयर। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास क्या देखने को मिलते हैं, हमें रूट हेयर देखने को मिलते हैं। अभी मैं बताऊंगी ये क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना है। रूट में 3 रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। ये वाला रीजन सबसे पहले होगा और इसी रीजन के पास क्या होगा, रूट कैप होगा, और इस वाले रीजन के पास क्या होगा, रूट हेयर होगा। रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास क्या होगा, रूट हेयर होगा। अब आगे देखिए, हम लोग सबसे पहले रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे कि रूट कैप क्या है, इसका क्या काम होता है। ठीक है, सबसे पहले रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उससे पहले एक बात बताता हूँ, ये जो रूट हेयर है ये कौन से रीजन में मिल रहे हैं, रीजन ऑफ मैच्योरेशन में, और इनका काम होता है वाटर का एब्जॉर्प्शन करना। ये क्या काम करती हैं, वाटर एब्जॉर्प्शन करती हैं, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। ये रूट हेयर वाटर का एब्जॉर्प्शन करती हैं। तो रूट का कौन सा पार्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेगा, जहां जिसके पास रूट हेयर होंगी, और रूट हेयर किसके पास है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन के पास है। तो क्या रूट के सारे पार्ट से वाटर का एब्जॉर्प्शन थोड़ी होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन से ही वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, रूट हेयर है, और कहीं पे रूट हेयर है क्या, नहीं है। तो हम लोग सबसे पहले रूट कैप के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि रूट कैप सबसे पहले है। रूट कैप कोई रीजन नहीं है, लेकिन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के पहले रूट कैप मिल रहा है। रूट में सबसे पहले नीचे की तरफ क्या होती है, रूट कैप होती है। तो इस रूट कैप का क्या काम है ये देखते हैं। तो देखिए, रूट कैप क्या करती है, रूट इज कवर्ड एट, पहले रूट कैप का डेफिनेशन देखते हैं। रूट इज कवर्ड एट द अपेक्स बाय थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। हर एक रूट अपेक्स पर, टिप पर एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से कवर्ड होती है, ढकी रहती है, और उसी थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है रूट कैप। थिम्बल का मतलब अंगूठे जैसे स्ट्रक्चर से, टोपी जैसे स्ट्रक्चर से ढकी होती है, और उसी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, रूट कैप कहते हैं। तो रूट कैप का स्ट्रक्चर कैसा है, थिम्बल लाइक है। रूट कैप कैसा है, थिम्बल लाइक है, एनसीईआरटी की लाइन है। ठीक है, रूट कैप किस टाइप का है, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। तो हर एक रूट थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर से ढका रहता है, और उसे ही क्या कहा जाता है, रूट कैप कहा जाता है। और रूट कैप क्या करती है, रूट के टिप को, क्योंकि रूट क्या करेगी, सॉइल में लगातार ग्रोथ करेगी, लगातार गहराई में जाएगी, मिट्टी के गहराई में जाएगी। तो रूट का जो टिप है उसको नुकसान ना हो, उसका जो बाहरी किनारा है जो नीचे जमीन को
खोदती हुई अंदर जा रही है, उस किनारे को, उस टिप को नुकसान ना हो, उसको नुकसान से बचाने के लिए वहां पे एक टोपी लगाई जाती है और उसी टोपी को कहते हैं रूट कैप। तो रूट कैप क्या करता है, देखिए, इट प्रोटेक्ट्स, ये प्रोटेक्ट करता है टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, रूट का जो नुकीला सिरा है, जो टेंडर अपेक्स है, जो किनारा है, जो कि गहराई में जा रहा है मिट्टी को खोदते हुए, उस टेंडर अपेक्स को, उस कोमल से किनारे को, क्योंकि वो किनारा पतला होता है, सॉफ्ट होता है, तो उस किनारे को क्या करता है, बचाने की कोशिश करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ताकि क्या हो जाए, इट मेक्स इट्स वे थ्रू सॉइल, और सॉइल में उसके लिए क्या बनाते जाता है, रास्ता बनाते जाता है, रूट के लिए क्या बनाते जाता है, रास्ता बनाते जाता है। देखिए जैसे ये सॉइल है, अब ये रूट यहाँ से अराइज हुआ, ये सॉइल है, तो ये क्या है, जैसे रूट अराइज हुआ तो रूट आगे बढ़ेगा, गहराई में जाएगा, मिट्टी के गहराई में जाएगा, तो इसका ये जो टेंडर अपेक्स है, इसका ये जो पतला किनारा है, इसकी क्षति ना हो, इसका नुकसान ना हो, इसलिए इसको बचाने के लिए यहाँ पे क्या लगा रहता है, रूट कैप लगा रहता है, ये इस टाइप से यहाँ पे रूट कैप लगा रहता है। अब क्या होगा कि जब ये रूट अंदर जाएगा, सोइल की गहराई में जाएगा, मिट्टी में, तो ये जो कैप है ये क्या करेगा, ये रास्ता बनाएगा इस रूट के लिए, ये आगे बढ़ेगा, रूट आगे बढ़ेगा, तो इसका ये जो कैप है ये क्या करेगा, साइड सॉइल को इधर हटाते जाएगा, गड्ढा बनाते जाएगा, ताकि इस रूट के लिए एक आसान सा रास्ता बन जाए गहराई तक जाने के लिए। तो वही चीज लिखा है, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर अपेक्स ऑफ रूट, ये रूट के टेंडर अपेक्स को, पतले किनारे को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और मिट्टी में उसके लिए क्या करता है, रास्ता आसानी से बना देता है, ठीक है, ताकि रूट गहराई तक जा सके। इसके अलावा अब दूसरी बात क्या है, मैंने अभी बताया कि जिसके पास रूट हेयर होगा वही क्या कर सकता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कर सकता है। वाटर का एब्जॉर्प्शन करने के लिए ही रूट के पास क्या होते हैं, रूट हेयर होते हैं। तो क्या रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी या रीजन ऑफ इलोंगेशन के पास रूट हेयर हमें दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रक्चर सामने ही है। तो रूट कैप के पास भी रूट हेयर नहीं है, तो अगर रूट हेयर नहीं है तो ये वाटर का एब्जॉर्प्शन कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, इसीलिए यहाँ पे लिखा है, इट इज नॉट यूज इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, रूट कैप का कोई उपयोग नहीं है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में। क्यों, क्योंकि इनके पास एब्सेंस ऑफ रूट हेयर है, रूट हेयर नहीं है, इस वजह से इनको वाटर एब्जॉर्प्शन में यूज में नहीं लिया जाता है, ठीक है। अब रूट हेयर के बाद हम लोग पहले रीजन, रूट के पहले रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक को पढ़ेंगे, ठीक है। रूट कैप के बाद कौन सा रीजन आएगा रूट में, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक आएगा रूट कैप के बाद। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के बारे में पहले पढ़ने से पहले एक अच्छी सी इंपॉर्टेंट नोट मैं बता देती हूँ, इसको नोट ही समझिए। देखिए ज्यादातर जो प्लांट हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट के पास क्या होता है, सिंगल रूट कैप होता है, एक रूट के पास एक ही रूट कैप होगा, ठीक है। ज्यादातर प्लांट में यही देखने को मिलता है कि उसकी एक रूट के पास एक रूट कैप है, लेकिन एक ऐसा प्लांट है जिसको बोलते हैं पेंडेनस, और उसको कॉमनली जनरल भाषा में स्क्रू प्लांट भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके एक रूट के पास बहुत सारे रूट कैप मिलते हैं, मल्टीपल रूट कैप मिलते हैं, तो ये प्लांट याद रखना है। ज्यादातर प्लांट ऐसे ही है, मोस्ट ऑफ द प्लांट के पास क्या मिलता है, सिंगल रूट कैप मिलता है, एक रूट के पास एक ही रूट कैप होगा। लेकिन पेंडेनस जिसको कहते हैं स्क्रू पाइन प्लांट, पेंडेनस स्क्रू पाइन प्लांट, दोनों उसी के नाम है, पेंडेनस उसका नाम है, उसको स्क्रू पाइन भी कहते हैं। उसके पास क्या देखने को मिलता है, उसके पास मल्टीपल रूट कैप देखने को मिलता है। जैसे ये दो डायग्राम मैंने बनाया है, ये मोस्ट ऑफ द प्लांट के पास इस टाइप का कंडीशन होता है, मोस्ट ऑफ द प्लांट के पास इस तरह का कंडीशन होता है, उसके एक रूट के पास एक ही रूट कैप है, सिंगल रूट कैप है। लेकिन पेंडेनस में क्या होता है, पेंडेनस के प्लांट में इस तरह का कंडीशन देखने को मिलेगा, ये रूट है और रूट के पास देखिए बहुत सारे रूट कैप हैं, ये एक रूट कैप, ये दूसरा,
तीसरा, इस तरह से बहुत सारे रूट कैप होते हैं रूट के अपेक्स पे। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है। देखिए रूट कैप के बारे में जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात रूट कैप के बारे में, वो क्या ध्यान रखना है, इन हाइड्रोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स मतलब एक्वेटिक प्लांट जो कि पानी में रहते हैं, जो हाइड्रोफाइट्स हैं मतलब कि एक्वेटिक प्लांट जो पानी में रहते हैं, उनमें रूट कैप एब्सेंट होता है, रूट कैप नहीं मिलता है, उनके रूट्स के बाहर रूट कैप नहीं मिलता है। अभी ही मैंने बताया था कि रूट कैप का काम क्या होता है, वो रूट के टेंडर अपेक्स को, जो टिप वाला पोर्शन होता है, जो अपेक्स होता है, वो क्या होता है, रूट का बहुत पतला होता है और सॉइल बहुत हार्ड होती है और सॉइल में उसको गहराई में जाना है, तो गहराई में जाना है तो वो डैमेज ना हो जाए, इस वजह से उसके प्रोटेक्शन के लिए क्या होता है, रूट कैप होता है। लेकिन वाटर में जो प्लांट रहते हैं उनके रूट को गहराई में थोड़ी जाना है, वाटर में वाटर में रहने वाले प्लांट के रूट को क्या उतनी प्रॉब्लम होगी, नहीं होगी, वो आसानी से वाटर में ग्रोथ कर सकते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे रूट कैप नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है कि इन हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट्स में क्या होता है, नो रूट कैप, रूट कैप इज एब्सेंट। जैसे हाइड्रोफाइट्स एक्वेटिक प्लांट के क्या क्या एग्जांपल हैं, जैसे कि पिस्टिया, पिस्टिया एक एक्वेटिक प्लांट है, लेमना ये भी एक एक्वेटिक प्लांट है, आइकॉर्निया जिसको जलकुंभी कहते हैं ये भी क्या है, एक्वेटिक प्लांट है। इन सभी में रूट कैप क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब अगर रूट कैप के ऊपर देखें, ये रूट कैप है, रूट कैप के बारे में हमने पढ़ लिया, रूट कैप क्या होता है। अब रूट कैप के ऊपर कौन सा रीजन दिखाई दे रहा है, तो रूट कैप के पास ही कौन सा रीजन है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। अब इस रीजन के बारे में देखते हैं यहाँ पे कि क्या प्रॉपर्टी है। तो देखिए जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है इसको सेल डिवीजन जोन भी कहते हैं। ये रूट का ऐसा पार्ट है जहाँ पे बहुत ज्यादा सेल डिवीजन होता है, सेल डिवीजन बहुत तेजी से होता है। इस भाग की जो सेल्स है, यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में, वो सेल्स बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं और जब सेल डिवीजन बहुत तेजी से होगा तो क्या होगा, रूट का ग्रोथ होगा। ठीक है, तो इस रीजन को क्या कहते हैं, सेल डिवीजन जोन भी कहते हैं इस भाग को। यहाँ पे क्या है, द सेल्स ऑफ दिस रीजन, इस रीजन में, इस भाग में जो सेल्स मिलती हैं वो क्या होती हैं, वेरी स्मॉल होती हैं, साइज में बहुत छोटी होती हैं, वेरी स्मॉल होती हैं और थिन वॉल होती हैं, उनकी जो दीवार है उन सेल्स की वो बहुत पतली होती है और उनके अंदर डेंस प्रोटोप्लाज्म मिलता है। प्रोटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस के बाहर सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। उन दोनों को एक साथ क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। आप समझ लीजिए सेल के अंदर जो भी लिक्विड मिलती है उन सबको एक साथ प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो इनके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटोप्लाज्म मिलता है और ये बहुत ही तेजी से डिवाइड करती हैं, डिवाइड रैपिडली। तो ये सारी प्रॉपर्टी हैं किसकी, मेरिस्टेमेटिक जोन में मिलने वाले सेल्स की। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ऑफ रूट में जो सेल्स मिलती हैं उनकी ये प्रॉपर्टी है कि वो सेल स्मॉल होती हैं, थिन वॉल होती हैं, डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है उनके पास और वो क्या होती हैं, बहुत तेजी से डिवाइड करती हैं। ये बहुत तेजी से डिवाइड करेंगी और डिवाइड करके बहुत तेजी से और भी सेल्स बनाएंगी, फिर ये सेल्स आगे डिवाइड करके बहुत और भी सेल्स बनाएगा। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, डिवीजन, सेल डिवीजन क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। क्या होता है, फास्ट होता है। तो ये प्रॉपर्टी है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन की। रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन के बाद कौन सा जोन आ जाएगा, रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ एलोंगेशन ऑफ रूट के बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या होता है। तो इसके बारे में